नमस्ते। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने अभी तक देखा कि प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नर्मदा नदी से उत्तर वाला जो भाग है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा नदी से दक्षिण वाला भाग कहलाता है डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार। तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने डेक्कन प्लेटू के बारे में चर्चा करी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का या डेक्कन प्लेटू का ही भाग है। मेघालय का पठार डेक्कन प्लेटू का ही भाग है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। अब ये जो मेघालय का पठार है यह राजमहल गारो गेप या मालदा गेप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। मेघालय का पठार राजमहल गारो गेप या मालदा गेप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ। यहाँ पर मानचित्र में देखने पर हम पूर्व की ओर देखें तो पूर्व की ओर स्थिति दर्शाई गई है मेघालय के पठार की। ये है मेघालय का पठार जो कि प्रायद्वीपीय पठार से, ये है प्रायद्वीपीय पठार जो कि प्रायद्वीपीय पठार से विभक्त हुआ। किसके द्वारा? राजमहल गारो गेप या मालदा गेप के द्वारा। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो कि मालदा गेप की वजह से या राजमहल गारो गेप के कारण प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। वास्तव में अगर देखा जाए तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी बन गई। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय की उत्पत्ति के समय में इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकी। इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों से मेघालय का पठार अलग हो गया और इनके बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। बाद में ये जो भ्रंश घाटी है, इस भ्रंश घाटी को नदियों ने अपने द्वारा लाए गए जलोढ़ से भर दिया। नदियां अपने साथ जो मलबा लेकर आई उस मलबे से, उस अवसाद से इस भ्रंश घाटी को भर दिया। मेघालय के पठार में निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। मेघालय के पठार में जो जनजातियां निवास करती है उन जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम इनका क्रम देखें तो सबसे पश्चिम की ओर जो पहाड़ी है उसे कहा जाता है गारो पहाड़िया। फिर इसके बाद है खासी पहाड़िया और उसके बाद है जयंतिया पहाड़िया। तो मेघालय के पठार में आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया और जयंतिया पहाड़िया। असम का जो कार्बी एंगलोंग पहाड़िया है असम की, वो भी मेघालय के पठार का ही विस्तार है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़िया भी मेघालय के पठार का ही विस्तार है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियों की। इसमें सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी की बात करेंगे हम वो है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी अव्यवस्थित रूप में फैली हुई है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, ये अव्यवस्थित रूप में फैली हुई है। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा नदी के साथ साथ नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। फिर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद ये अचानक से उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है।
तो विंध्याचल श्रेणी नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की और गुजरात से आरंभ होकर के फिर नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती है और उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर यह मुड़ जाती है। मानचित्र पर हम देखें तो यहाँ पर ये जो रेंज है ये विंध्याचल रेंज है। ये जो रेंज दर्शाई गई है ये कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज है, जो कि गुजरात से आरंभ होकर के फिर नर्मदा नदी के समानांतर फैली हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला में विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला में विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। विंध्याचल पर्वत ही उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को स्पष्ट रूप से विभक्त करने का कार्य करता है। विंध्याचल जो पर्वत है वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से विभक्त करने का कार्य करता है। यहाँ पर मानचित्र में एक बार हम पुनः देखें, ये विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज स्पष्ट रूप से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को विभक्त करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर की तरफ तो है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण की तरफ है ताप्ती नदी। तो ये इन दो नदियों के बीच में स्थित है। यह पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से आरंभ होकर के पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। यह पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर के पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है। महादेव और मेकाल की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही आती है। महादेव और मेकाल की जो पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही आती है। सतपुड़ा पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 760 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ जो चोटी है वह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मानचित्र में देखें तो यहाँ पर विंध्याचल के दक्षिण में ये दर्शाया गया है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन कौन सी नदियों के बीच में है? इसके उत्तर की तरफ तो है नर्मदा नदी, इसके उत्तर की तरफ नर्मदा नदी और दक्षिण की ओर है ताप्ती नदी। तो इस तरह से समझे हम, यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जिसके उत्तर की ओर बहती है नर्मदा नदी और दक्षिण की ओर है ताप्ती नदी। तो इन दो नदियों के बीच में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है तथा इसका विस्तार अगर हम देखें तो यह दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है। मानचित्र में हम इसकी स्थिति देखें, ये यहाँ पर ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई है और इसका विस्तार है दिल्ली से गुजरात तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है
300 से 900 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है 300 से 900 मीटर। धन्यवाद।